अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 10 और लेक्चर नंबर 3 टॉपिक है हमारा लंग्स, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो लंग्स हैं ये हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, और ये लंग्स का पेयर होता है हमारी थोरेसिक कैविटी में, यानी कि दो लंग्स मौजूद होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो एल्वियोलाई के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो एल्वियोलाई है ये मिलकर ही हमारा लंग बनाती हैं, और इसके साथ ही जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें रिब्स मौजूद होती हैं, पसलियां होती हैं, और उनकी जो नंबर ऑफ रिब्स हैं, तादाद है पसलियों की, वो 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और रिब्स के जो मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। इसके अलावा जो है वो एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स के बिल्कुल ही नीचे यहाँ, तो इसको हम डायाफ्राम कहेंगे। ये जो डायाफ्राम है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये स्ट्रेच भी हो सकता है और ये रिलैक्स भी हो सकता है। अब इसमें देखें कि जो लंग्स हैं एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो इसमें जो लेफ्ट लंग है उसमें डिफरेंस है स्लाइटली। तो वो स्लाइट डिफरेंस क्या है कि वो स्मॉलर है लेफ्ट लंग, और उसमें हैं भी 2 लॉब्स। लेकिन जो राइट लंग है वो बड़ा है साइज में, लेकिन उसमें 3 लॉब्स मौजूद होते हैं। इसके साथ ही जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है, यानी कि इसमें चूँकि हम लंग्स के ज़रिए, अपने फेफड़ों के ज़रिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को चला रहे होते हैं, तो ये इनमें जो है वो इलास्टिसिटी मौजूद होती है। अब देखें कि जो लंग्स हैं, लंग्स में ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, और यही जो ब्लड वेसल्स हैं ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में। हर लंग जो है वो उसमें 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 तरह की मेम्ब्रेन्स, एक है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर की तरफ को मेम्ब्रेन होगी उसको हम आउटर कहेंगे, और जो अंदर की तरफ होगी उसको हम इनर कहेंगे, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करती हैं कि इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, और ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि जो लंग्स हैं वो इजीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, इनमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो फिजिकल मूवमेंट मौजूद है, ये फिजिकल मूवमेंट लिंक्ड होती है गैसियस एक्सचेंज के साथ, जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी से ही फिजिकली हमें नज़र आ रहा होता है, फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं यानी कि ब्रीथिंग में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, इसमें इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेकर जाना, और एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर निकालना, ये 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक है इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जो हमारे रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं, यानी कि पसलियों के मसल्स सिकुड़ते हैं और ऊपर को उठ जाते हैं। बिल्कुल उसी टाइम पे ही लंग्स के नीचे यहाँ जो डूम शेप्ड का डायफ्राम है ये भी सिकुड़ता है, और जो है वो लॉर्ड हो जाता है, नीचे को आ जाता है। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं कि चेस्ट कैविटी में जगह को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ताकि लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है यहाँ उस प्रेशर को कम किया जा सके। और जो एयर होती है वो बाहर से, चूँकि अंदर की तरफ प्रेशर कम होता है, बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ को आएगी। तो यानी कि बाहर से जो है वो हमारे लंग्स में चली जाएगी इनहेलेशन के ज़रिए, ताकि जो है वो प्रेशर को दोनों जगहों पर बराबर किया जा सके, दोनों साइड्स पर बराबर हो सके प्रेशर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सपायरेशन की तरफ, यानी कि एक्सहेलेशन की तरफ, क्योंकि हमारी इंस्पायरेशन जो है वो वहाँ तक ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट एक्सपायरेशन का काम है। तो इस गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए क्या है कि जो इम्प्योर एयर है, ना खालिस हवा है, उसको हम एक्सहेलेशन के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इसमें अब रिब मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, ताकि हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो वापस अपनी असली जगह पर जाएं। जो डायाफ्राम है चेस्ट कैविटी में मौजूद, ठीक है, डायाफ्राम मसल्स भी रिलैक्स कर जाते हैं, और
ये जो डोम शेप्ड जो शेप होती है ये ऊपर को उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जगह कम हो जाती है और जगह कम होने की वजह से लंग्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो जो इम्प्योर एयर है वो बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। यहाँ तक एक्सपायरेशन यानी कि एक्सलेशन का प्रोसेस खत्म हुआ। अब हम जो है वो ह्यूमन ब्रीथ रेट देखेंगे। तो ह्यूमन ब्रीथ जो है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि जब हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हार्ड किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, इवन कोई नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट टाइम में होते हैं, तो ये 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है ह्यूमन्स ब्रीथ। और इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि इसके साथ ही जो ब्रेन है ये इंक्लूडेड होता है। ब्रेन भी इस ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए, कि हमारी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है कहीं वो बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी हार्ड जॉब होती है तो जो हमारे मसल्स सेल हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हार्ड जॉब होगी, उतनी ही ज़्यादा हम जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे। जितनी कम जो हार्ड जॉब होगी हम उतनी ही कम रेस्पिरेशन करेंगे। तो देखें, फिर अगर हम ज़्यादा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कोई भी हार्ड जॉब हम मुसलसल कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ये उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है फिर क्या करेगा कि मैसेज सेंड करेगा रिब्स मसल्स तक, ताकि ब्लड में मौजूद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जा सके। और जो डायफ्राम है उसका वो भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उसका रेट भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान में अब हम ब्रीथिंग रेट पढ़ेंगे तो ये जो है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। नॉर्मल यानी कि रेस्ट टाइम में ये 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन ड्यूरिंग हार्ड जॉब इट इंक्रीजेस अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट।